नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब न्याय के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति न्यायालय की तरफ देखता है, न्यायालय की तरफ जाता है, और जब वो न्यायालय की तरफ जाता है तो उसका सबसे पहले जो सामना होता है वो अधिवक्ता से होता है। अधिवक्ता न्याय का वह सजग प्रहरी है जिसके माध्यम से ही कोई व्यक्ति न्यायालय तक पहुंचता है, न्यायालय की दहलीज तक पहुंचता है, और न्याय निर्णय में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो अधिवक्ता की होती है। तो आज हमारे साथ संजय पद त्रिपाठी जी हैं। संजय पद त्रिपाठी जी अधिवक्ता हैं, गोरखपुर सिविल कोर्ट में आप विधि व्यवसाय करते हैं, लेकिन बाकी और क्या क्या है फिर मैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी में मैं जानना चाहूँगा। तो तिवारी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी आपका कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए अवसर दिया। बिल्कुल तिवारी जी, जैसा कि हमने बताया अभी अपने इंट्रो में ही बताया कि अधिवक्ता, आपके नाम के बारे में तो मैंने बता दिया कि आप सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, बाकी चीज़ें आपको खुद बतानी हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई, या उसके पहले मैं ये कहूँ कि आपके माता पिता और आपका जन्म स्थान कहाँ है, इसके बारे में जरा। मेरा जन्म स्थान गोरखपुर में ही है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 नवंबर 1964 है। मेरी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा गोरखपुर में ही हुई है, और मेरा ग्रेजुएशन कुशीनगर से हुआ है। आपके पिताजी? हमारे पिताजी हाइडिल में इंजीनियर थे। क्या नाम उनका? श्री बागीश पति त्रिपाठी नाम था उनका, जो 2009 में उनका स्वर्गवास हुआ। मेरी माताजी भी गृहिणी थी। मेरा परिवार, माताजी हैं? हमें माताजी गृहिणी थी, मैंने कहा ना। अच्छा। वो उनका देहावसान मेरे पिताजी से 2 साल पूर्व ही हो चुका था। आपके परिवार में और कौन कौन से हैं आप? हाँ, हमारे परिवार में मेरे एक छोटे भाई साहब हैं, और अगर आप पिताजी से पहले की पीढ़ी जानेंगे, बिल्कुल बताइए। तो गोरखपुर का मेरा बड़ा ही प्रतिष्ठित परिवार रहा है। पिताजी के जो चाचा जी थे वो हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस हरिश्चंद्र त्रिपाठी जी, और जिनके 4 लड़के थे, चारों IAS थे। और परिवार का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। कि जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? प्रारंभिक शिक्षा मेरी यहीं गोरखपुर से ही हुई है, और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन के इंटर और हाई स्कूल और इंटर पास किया। उसके बाद चूँकि पिताजी की पोस्टिंग हो गई थी वहाँ कुशीनगर में, तो मैं उनके साथ गया और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया बुद्ध डिग्री कॉलेज में। वहाँ मैं यूनियन का सेक्रेटरी भी रहा। 1987 में छात्र संघ का मैं सेक्रेटरी भी रहा। और वो उसमें कॉलेज में अगर आप कभी वहाँ जाएं, देखें तो वहाँ एक सरस्वती जी की मूर्ति लगी हुई है, जो मूर्ति मेरे ही द्वारा वहाँ उसमें प्रतिस्थापित कराई गई है। अच्छा, आप ग्रेजुएशन आपने कुशीनगर से किया? हाँ। और ला ग्रेजुएशन की तो एक बड़ी अजब कहानी है, वो तो मैंने बाद में किया। उसके बाद मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए मैनेजर मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 3 ही साल के अंदर में मैं वहाँ रीजनल मैनेजर की पोस्ट पर भी मैं गया। हुआ ये कि उसके बाद मेरे एक बहुत ही करीबी जो है, बहुत ही फेमस ज्योतिषाचार्य थे, जो जिनका एक अपनी वो थी, वो आए। और चूँकि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार थे, मेरी प्रारंभिक शिक्षा इस तरह की नहीं थी जो उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार नहीं थी। वो चूँकि परिवार में सभी लोग राजपत्रित अधिकारी थे, तो वो यही चाहते थे कि मैं भी उसी पोस्ट पर जाऊँ और उसी तरह का अपना जीवन जीऊँ। लेकिन उनके अनुसार मेरी कुछ दुर्भाग्य ऐसा था, कुछ ग्रह दशाएँ ऐसी थीं कि उस समय शिक्षा मेरी उस तरह की नहीं हुई, तो वो बहुत चिंतित रहते थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ज़रा बताइए कि ये क्या करेंगे। तो मेरी कुंडली उस समय देख करके मेरे ज्योतिषाचार्य ने बताया कि ये जो है लड़का जो है, ये लॉ के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में जाएगा। मुझे उस समय बड़ा ऑकवर्ड लगा, और मैं ये सोचा कि क्या बता रहे हैं कि लॉ क्या करेंगे। हुआ ये कि उसी बीच में मैंने जर्नलिज्म में भी ज्वाइन किया, और जर्नलिज्म ज्वाइन करने के बाद मैं कलेक्ट्रेट परिसर में एक दिन था वहाँ पर, तो एक लॉ के प्रोफेसर साहब आए, और उनका काम मैंने तुरंत वकील साहब के कहने के आधार पर मैं जाके तुरंत कंसर्न अधिकारी से कराया। तो उसके बाद उन्होंने कहा आप इतने सोशल हैं तो आप क्यों नहीं लॉ कर लेते हैं। तो मुझे ज्योतिषाचार्य महोदय की बात दिमाग पर आई, और मैंने सोचा कि क्या हो रहा। फिर हमने कहा कि अरे अब पढ़ाई छोड़ दी, अब ये संभव नहीं है। दूसरे दिन सवेरे 5 बजे मैं आश्चर्यचकित था कि 6 बजे मैं सो के उठा, दरवाज़ा मेरा प्रोफेसर साहब खटखटाए और कहे कि आप अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए, आपका एडमिशन चलिए करा देते हैं।
तो फिर मैं गया, एडमिशन हुआ मेरा। गोरखपुर और उसके गोरखपुर विश्वविद्यालय में से ही मैंने जो है ये पोस्ट ग्रेजुएशन किया। लॉ ग्रेजुएशन गोरखपुर से किया, लेकिन किया डिग्री कॉलेज से था। अच्छा। तो उसके बाद फिर जो है अब इधर देखिए, जो ही मेरा लॉ कंप्लीट हुआ तो जिस कंपनी में मैं काम करता था उसका एमडी अमेरिका चला गया। उसकी जगह पर एक नए एमडी आए जिन्होंने मुझे कानपुर ट्रांसफ़र कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने गुस्सा होकर रिज़ाइन कर दिया। अब जब रिज़ाइन मैंने कर दिया तो उसी समय जितने क्वैक डॉक्टर थे, झोला छाप डॉक्टर, उनके ऊपर FIR हो गई। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ही 400 FIR हुई। और उसके बाद शुरू हो गया। उसके बाद फिर मैं उन डॉक्टर के टच में था, चूंकि मैं तो एक अच्छे तरीके से मेरे एक अच्छा क्लाइंट का एक अच्छा समूह मिल गया हुआ मिला। उसके बाद फिर जो है, चूंकि फैमिली के बैकग्राउंड भी मेरा था, हमारे फूफा जी आदरणीय प्रतापादित्य राम त्रिपाठी जी कोर्ट में थे, मैं उनके पास गया और उनका साथ मुझे मिला। पारसनाथ मिश्रा जी हमारे सीनियर थे, उनका साथ मुझे मिला। तो ये दोनों लोग जो है प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के बहुत ही अधिक, समझ लीजिए एक तरह से देवतुल्य जानकारी रखने वाले रिनाउंड व्यक्ति थे, और ईमानदारी में इनकी कहीं कोई कमी नहीं थी। जो उनकी कार्यशैली की जो छाप थी वो मेरे ऊपर पड़ी। आज मैं 20 वर्षों से अधिक समय से करीब मैं यहाँ सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ये समझिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से भी मैं अटैच हूँ। एग्जामिनरशिप में भी मेरा नाम गोरखपुर और कपिलवस्तु यूनिवर्सिटी सिद्धार्थनगर दोनों में है। अगर आप गोरखपुर की सिविल कोर्ट की कोर्ट की वेबसाइट देखेंगे तो उस पर अगर मेरे नाम पे क्लिक करेंगे तो लगभग 200 से अधिक केस आपको मिलेगा जिसमें कि मेरा वकालतनामा लगा हुआ पाएंगे आप। और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी का भी मैं एडवोकेट हूँ। गोरखपुर में के मंडल का काम मैं वहाँ देखता हूँ। तो कुल मिलाकर के ये कहूँ कि भाग्य ने मुझे इस प्रोफेशन में लिया। और जो है, जो आपने जो आपकी कुंडली का जो ग्रह और योग था, और जिसका मार्गदर्शन आपके ज्योतिषाचार्य ने किया था हुआ, उसके बाद से वो ईश्वर, इसीलिए मैं भाग्यवादी मानता हूँ कि ईश्वर को जो करना है वो करेगा। और आप कहीं भी जाना चाहें, जहाँ ईश्वर ले जाना होगा वही लगता है। अब 2010 से जितने भी पैनल गए यहाँ से, DGC के लिए चाहे गए हों क्रिमिनल के लिए, या ADGC क्रिमिनल के लिए गए हों, हमारे आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज महोदय लोगों द्वारा हमेशा मेरा नाम उसमें भेजा गया। लेकिन पॉलिटिकल अप्रोच उस तरह का न रहने की वजह से शायद ये भाग्य को मंजूर नहीं था, इसलिए जो है मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। नहीं, उसको ऐसे कह सकते हैं कि आप कभी मतलब पॉलिटिकली अप्रोच पर कोई भरोसा नहीं करते हैं। भरोसा नहीं किए, क्योंकि आपकी जो काबिलियत है उस काबिलियत के आधार पर अगर आपको कोई कहीं अगर स्थापित करेगा तो आप उसके लिए परफेक्ट हैं। मैंने किसी से कभी कोई याचना नहीं की किसी चीज़ के लिए। याचना केवल अपनी योग्यता के बल पर जो भी चीज़ रही उसको मैं हासिल करने के लिए मैं कोशिश करता रहा। और ये समझिए कि एक तरह से सिविल कोर्ट में भी मेरी जो छवि है वो इसी आधार पर ही है। मैं पिछली बार बार काउंसिल इलेक्शन उत्तर प्रदेश का भी हम आएंगे हम, चूँकि आप जो आपका प्रारंभिक शिक्षा और आपकी उच्च शिक्षा के बारे में हमने बात किया, और आपका जो विधि क्षेत्र में जो अब सबसे बड़ी चीज़ थी शिक्षा के क्षेत्र में, मेरा सब्जेक्ट मनोविज्ञान और समाजशास्त्र था ग्रेजुएशन में। और उसके बाद लॉ के साथ आने के बाद, क्योंकि उसमें यही समूह की एक विषय में और व्यक्ति के विषय में जो जानकारी होती है वही उसमें दी जाती है, तो उसका बड़ा लाभ मुझे मिलता है समाज में, वो लोगों को देखने समझने, और उसकी जो है जो प्रारंभिक शिक्षा थी। तिवारी जी, इसीलिए लॉ जो है LLB स्वयं ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, और उसके लिए ग्रेजुएशन एबिलिटी भी ग्रेजुएशन होती है। ग्रेजुएशन के बाद फिर जो है लॉ ग्रेजुएशन। तो ये तो आपके शिक्षा के बारे में हुआ। हम थोड़ा सा आपके फिर जो है पारिवारिक जीवन पर आएंगे कि आपकी शादी कब हुई? शादी हमारी 1982 में ही हो गई थी। अच्छा। 1982 में बच्चे? उस समय मेरे पत्नी आपकी क्या करते हैं? मेरी पत्नी गृहिणी हैं। और क्या नाम है उनका? सुधा त्रिपाठी उनका नाम है। और बच्चे? 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों लेक्चरर हैं। एक लड़का मेरा जो है हीरालाल PG कॉलेज में लेक्चरर है, वो MSc जूलॉजी में है। दूसरा बच्चा मेरा नाइलेट गोरखपुर में वो प्रोग्रामर के रूप में है, वो भी समझिए एजुकेशन ही है। नाइलेट मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है उसी परिसर में है। और मतलब दोनों बच्चे इंगेज हैं। एक जो बीच की लड़की थी उसकी शादी मैंने कर दिया, उसके हस्बैंड, यानी संतान 3 है। संतान 3 है, 2 बच्चे एक बच्ची। लड़की मेरी LLB की हुई थी, उसकी शादी हो गई। वो उनके हस्बैंड साइंटिस्ट हैं, वो अपने परिवार में सुखी है, उनके बच्चे। अच्छा, अब हम प्रोफेशन पर आते हैं। चूँकि लॉ आपने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई
जिसमें आपको मार्गदर्शन मिला और आप विधि के क्षेत्र में आए। धारणा जो बनी हुई है लॉ के प्रति कि लॉ का प्रोफेशन अच्छा नहीं है, इसमें अच्छे पैसे नहीं हैं, इसमें अच्छे, तो आपका क्या कहना है इसके? देखिए, हमारा कहना यह है कोई भी प्रोफेशन ना अच्छा है ना बुरा है, प्रोफेशन को हम अच्छा और बुरा बनाते हैं। अगर हम खुद पर अपने नियंत्रण रखते हुए, अपनी काबिलियत पर नियंत्रण रखते हुए अगर हम उसको एक ध्येय बना करके आगे बढ़ते हैं तो कोई भी कारण नहीं है कि हम उसमें असफल हो सकते हैं। आजकल की जो नई जनरेशन है वो इस पर ध्यान नहीं देते। पहले देखिए, पुराने समय में जैसे हम लोग आए तो सवेरे 7 बजे सीनियर्स के पास पहुंचना, 8-9 बजे तक वहां जो है होमवर्क करना, सारी फाइलों के विषय में अध्ययन करना, और उसके बाद फिर शाम को फिर आकर के फाइलों के विषय में अध्ययन करना। होमवर्क बहुत ज़्यादा होता था। आजकल इंटरनेट के समय में सारी जानकारियाँ चूँकि इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, सारी किताबें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, तो आसानी से सबको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसलिए लोग उसकी गहराई में नहीं जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है लॉ प्रोफेशन के लिए। और मैं अपने नौजवान साथियों से आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि उसमें गहराई में उतरने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ तो लॉ के लिए चाहे कोई कहे या न कहे, इंग्लिश बहुत आवश्यक है। और जब तक हम इंग्लिश पर ध्यान नहीं देंगे, सारे लॉ जनरल जितने हैं सब इंग्लिश में है, महत्वपूर्ण है। जितनी भी पत्रिकाएँ आती हैं सब इंग्लिश में आती हैं, अच्छी पत्रिकाएं, तो उनको पढ़ने रहने की एक हैबिट होनी चाहिए। अब जैसे मेरी दिनचर्या जो होती है वो सवेरे मैं उठता हूँ, सबसे पहले भगवान को याद करता हूँ, उसके बाद फिर आधा घंटा योगा करता हूँ। योगा करने के बाद अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो पूरी करने के बाद 8:30 बजे मैं जो है अपने ऑफिस में बैठ जाता हूँ। दिन का वर्क देखता हूँ, उस दिन का जितना है क्लाइंट से बात करता हूँ टेलीफोन पर ही, कौन क्लाइंट आएगा कौन नहीं आएगा, एक तरह से समरी में तैयार करता हूँ। उसके बाद करीब 10 बजे के करीब में मैं यहाँ से तैयार हो करके 9:45 बजे के करीब में कोर्ट के लिए लगता हूँ। 15 मिनट में जो कोर्ट जाने में लगता है, वहाँ पहुँच के मैं ये देखता हूँ कि प्रायोरिटी तय करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि जो है कौन सी कोर्ट है कौन सी नहीं है, और उसके आधार पर मैं अपने फाइलों की प्रायोरिटी तय करता हूँ काम क्या। तो इसलिए लॉ की तो एक स्कोप बहुत ही ब्रॉड स्कोप है। मैं तो कहता हूँ कि लॉ को तो सरकार को इंटरमीडिएट स्तर से शुरू करना चाहिए और उसके अनिवार्य करना चाहिए। हर एक सब उसके विषय के साथ एक पेपर ला कर जोड़ दें, जिससे कि एक प्राइमरी जैसे डिप्लोमा करते हैं, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा करते हैं, जैसे और चीज़ों में छोटे छोटे कोर्सेज चलते हैं, वैसे कम से कम प्राइमरी ज्ञान जैसे पारिवारिक लॉ का ज्ञान हुआ, MB एक्ट का ज्ञान हुआ, ये सारी चीज़ें तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इसके 2-2, 3-3 महीने के कोर्स चलाए जाने चाहिए, जिससे कि इसका जनमानस को ही इसका सारा पता चले और उससे हमारा समाज उससे जो है ज्ञान प्राप्त कर सके। और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो टॉलरेट हो जाएंगी, जिस पर कि ध्यान दिया जाए अगर, तो जैसे MB एक्ट के, ट्रैफिक एक्ट के नियम हैं, उसको अगर जन सामान्य को बताया जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच सकती हैं, एक्सीडेंट नहीं होंगे, तमाम तरह की चीज़ें बचेंगी। और इंश्योरेंस कंपनी का क्या अधिकार है, एक उपभोक्ता का क्या अधिकार इंश्योरेंस कंपनी के प्रति है, वो सारी चीज़ों की जानकारी मिलेंगी। अभी अच्छा तिवारी जी, आप जैसे गोरखपुर सिविल कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका साइड क्या है, जैसे दीवानी, फौजदारी? देखिए, स्टार्ट तो जो लिया मैंने उसको तो फौजदारी से ही लिया और मेरा होल्ड भी पूरा फौजदारी ही वकालत पर है। लेकिन बीच में मैंने देखा कि जो कमर्शियल कोर्ट यहाँ आई तो आर्बिट्रेशन की तरफ मेरा झुकाव हुआ और आर्बिट्रेशन का भी मैं काम देखता हूँ। सिविल काम की तरफ भी मेरा झुकाव है। सिविल केसेज भी आप अगर पोर्टल पर जाएंगे और मेरा नाम डालेंगे ई कोर्ट पोर्टल पर, तो उसमें मेरे द्वारा सिविल कोर्ट्स के काम भी मिलेंगे आपको। मैं सिविल केसेज भी दाखिल करता हूँ। तो कुल मिलाकर के कहिए, जैसे अधिवक्ता जैसे एक साइड को चुन लेता है, और जैसे मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। मैं इस पक्ष में इसलिए नहीं हूँ, हर साइड नहीं, जहाँ आप बैठ रहे हैं वहाँ जो जो चीज़ें हो रही हैं वो तो आपको करना चाहिए। इसलिए कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ से उठ के राजस्व न्यायालय में जाएं, ये मैं नहीं सही मानता हूँ। लेकिन सिविल कोर्ट गोरखपुर में जितनी कोर्टें हैं, जैसे फैमिली कोर्ट है, उसका भी काम आपको करना चाहिए। सिविल कोर्ट गोरखपुर में अगर ये वाणिज्य न्यायालय है, उसका भी काम आपको करना चाहिए, जानना चाहिए। सिविल कोर्ट को परिसर में अगर मोटर एक्सीडेंट क्लेम है तो उसका भी काम आपको जानना चाहिए। सिविल का काम जानना चाहिए, क्रिमिनल का काम तो खैर है ही, उसका भी काम जानना। कि एक अधिवक्ता एक के पास जब एक क्लाइंट आता है तो उस परिसर में जितनी चीज़ें रहती हैं वो अगर आप उसके विषय में अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे तो आप कभी भी अपने क्लाइंट को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा तिवारी, जो नौजवान आ रहा है विधि व्यवसाय के क्षेत्र में, तमाम सारे नौजवान, अब तो बच्चियां भी आ रही हैं जो है, तो
जैसा कि आपने कहा कि आप सीनियर्स के यहाँ जाते थे, तैयारी करते थे, फिर घर आते थे, तो ये कितना आवश्यक है? क्योंकि आज का युवा बहुत जल्दी चाहता है कि हम बहुत जल्दी एक बड़े वकील बन जाएं। तो क्या वकील बनने के लिए कितना समय कम से कम उनको अपने सीनियर के साथ देना चाहिए और अध्ययन में लीन रहना चाहिए, उसके बाद तो फिर उम्मीद करें कि हाँ मैं एक बहुत अच्छा अधिवक्ता बन सकता हूँ? मेरा मानना यह है कि लगभग 5 साल तो उसको ये सोच के देना चाहिए कि डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन अगर आपका किसी व्यवसाय के प्रति नहीं है तो फिर आप उसमें सफल हो जाएंगे तो ये तो समझिए कि कहना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहली चीज़, ड्राफ्टिंग आपको बहुत अच्छी जाननी चाहिए, और ये ड्राफ्टिंग तभी आएगी जब आप सीनियर्स के साथ टाइम देंगे। जो भी केसेज हों उसमें झुकाव आपका होना चाहिए, जान सीखने की ललक होनी चाहिए, एक आपको ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हम जानें। अगर आपके अंदर ये ललक है तो ही आप एक अच्छे अधिवक्ता बन पाएंगे। मतलब वो समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा। अगर सीनियर्स थोड़ा वो अवॉइड भी करें तो भी आपको ज़बरदस्ती समय उनसे लेना चाहिए। यानी 5 साल का जो समय है, इसीलिए आवाज़ उठती है कि जो नए अधिवक्ता हैं उनको कुछ सहयोग मिले। हाँ, बिल्कुल आवश्यक है ये इसको मैं सही मानता हूँ। और जब मैं उसमें था, जैसे आपको मैंने पहले बताया भी, तो मैं मेरे मैनिफेस्टो में भी ये था कि इसके लिए होना बार चाहिए। काउंसिल हम इस पर आ रहे हैं। जैसे अधिवक्ता हितों की बात करने के लिए अधिवक्ताओं का जो संगठन बना हुआ है, जैसे जो बार एसोसिएशंस हैं और प्रदेश स्तर पर बार काउंसिल है, तो अधिवक्ताओं की समस्याओं के संबंध में बात करने के लिए जो जिला स्तर पर संगठन कार्य करता है वो किस तरह से उनके हित में बेहतर तरीके से कार्य कर पाता है? देखिए, जिला स्तर के जितने एसोसिएशन हैं उनके पास ऑप्शन बहुत कम है, वो अपने संसाधनों से चलते हैं। जैसे ऑप्शन ये है कि जैसे वकालतनामा से जो उनकी आय हो गई, या जो कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो उनकी थोड़ी बहुत जो है उनको सहायता मिलती है, सहयोग मिलेगा, उसके हिसाब से वो अपने आप को जो है इस्टेब्लिश करते हैं। उन्हें कोई वित्तीय अनुदान या कुछ इस तरह की चीज़ें किसी के द्वारा नहीं मिलती हैं। सदस्यता शुल्क ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत होता है, जो अधिवक्ताओं के द्वारा ही दिया जाता है। तो उनके पास तो संसाधन बहुत ही मामूली होते हैं। जो हम वकालतनामे पर टिकट देते हैं, जो ये देते हैं, ये तो सरकार के फंड में जाता है। हमारा ये मानना है कि बार काउंसिल जो हमारी संस्था है, जो हमारी मदर संस्था है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और स्टैट्यूटरी बॉडी में जब ये व्यवस्था है वहाँ पर कि जो हम 10 रुपये का अधिवक्ता टिकट लगते हैं, उसमें एक निश्चित धनराशि जाती है सरकार को, एक निश्चित धनराशि बार काउंसिल को जाती है। तो उसका आदान प्रदान सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर उसका आदान प्रदान सही ढंग से होने लगे, जो उसमें परसेंटेज जितना है उस सही ढंग से होने लगे, तो अधिवक्ताओं के पास इस सारी समस्याएं जो है, नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड देने की, या पुराने अधिवक्ताओं को पेंशन देने की, या मृत अधिवक्ताओं को जो है उनका कंपनसेशन देने की, ये सारी चीज़ों का समाधान बड़ी आसानी से हो सकता है। तो आप जैसा कि आप बताएं कि बार काउंसिल का आपने चुनाव जो है आप चुनाव, हाँ, पिछला चुनाव मैंने 2018 में लड़ा। तो बार काउंसिल में आप अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने की आपकी इच्छा है। हाँ। तो बार काउंसिल में इस तरह के फंड हैं कि वो जनपद स्तर तक के जो न्यायालयों को या जनपद स्तर पर विधि व्यवसाय कर रहे अधिवक्ताओं को वहाँ से वो लाभान्वित हो सकते हैं? देखिए, बार काउंसिल के अपने फंड नहीं हैं, लेकिन बार काउंसिल हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो हमारी मदर इंस्टीट्यूशन के रूप में मानी जा सकती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, शिक्षा का क्षेत्र भी उसके पास है, विधि शिक्षा को वो कंट्रोल करते हैं। उनके द्वारा लाइसेंस लेकर के ही हम जो शिक्षा भी लॉ स्टूडेंट्स को प्राप्त होती है, जब तक उनका अप्रूवल नहीं रहता है तब तक कोई भी कॉलेज खोल नहीं सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तो वो शिक्षा के स्तर में सुधार वहाँ से हो सकता है। दूसरी चीज़, जो स्टाइपेंड जो है नए अधिवक्ताओं को देने की बात उठ रही है, हम जो 10 रुपये का टिकट जो शासन में लगाते हैं, उसमें जो कुछ निश्चित % सिर्फ सरकार का है, बाकी पैसा उनको उस पैसे में से भी हमें देना है, जो समय से सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जितने हमारे बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनका इस पर ध्यान नहीं रहता है। अगर ये व्यवस्था हो जाए, किसी तरह से हम ये व्यवस्था कराने में सफल हो जाएं कि वो
टिकट जो 10 रुपए का लगता है वो बार काउंसिल खुद अपने उसको वो करे, प्रिंट करवाए, और उसमें से जितना सरकार का अंशदान है वो सरकार को दे दे और बाकी पैसा जो है वो अपने इस्तेमाल करे। तो इस तरह से अगर एक टैक्स के रूप में उनको जो पैसा जाता है वो चला जाएगा, और बाकी जो पैसे बचेंगे वो सीधे सीधे हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो हमारे अपने अकाउंट में रहेंगे, वहां से उसका अंशदान जो है बार काउंसिल दे सकती है बड़े आराम से। तिवारी जी, एक चीज़ जैसा आपने कहा कि जो बार काउंसिल में लोग जाते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो ये अक्सर शिकायत रहती है कि अधिवक्ता राजनीति के भी क्षेत्र में है, सांसद विधायक भी है और मंत्री भी है, और आपके बार काउंसिल में भी अधिवक्ता चुन के जब यहाँ से जाता है तो वहाँ जाने के बाद आखिर क्या बात है कि वो अधिवक्ता हितों के लिए फिर वो कार्य नहीं कर पाता है? कहाँ से आखिर उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कहेंगे, जैसे चाणक्य ने कहा, राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। राजनीति जो है सबको एक तरह से समय पंगु बना दे रही है, और जो जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे उस समय सारे अधिवक्ता ही थे जिन्होंने कि उसमें जो है काफ़ी योगदान दिया अपना, जिसके कारण जो है हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ। और उसके बाद आज हम इस स्थिति में हैं कि आज हम विकासशील देशों से हट करके विकसित देशों की श्रेणी में भी जाने के उसमें हैं कि इतने अल्प समय में ही हमारी स्थिति है। तो अधिवक्ताओं का योगदान तो हर जगह रहा है, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीति में जो लोग जाते हैं वो स्वांतः सुखाय की नीति पर काम करना शुरू कर देते हैं और पार्टी के हित से हट करके वो बात नहीं कर पाते हैं। पार्टी हित से हट करके जब तक बात नहीं होगी, जब तक एक समुदाय की एक ट्रेड की बात नहीं होगी, तब तक किसी भी प्रकार से आप ये कहिए कि उस ट्रेड का उत्थान हो तो ये संभव नहीं है। जैसे डॉक्टर्स एसोसिएशन है, इंजीनियर्स का एसोसिएशन है, उसमें इंजीनियर्स हैं, उनकी भी जो है वो भी ट्रेड प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक जो संगठन है वो काफ़ी तरीके से काम कर रहा है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से अधिवक्ता जो है जो राजनीति में जाता है, तो मान लीजिए वो दलीय बंधन से वो दलीय बंधन निष्ठा होती है, दलीय निष्ठा होती है, जिसकी वजह से वो पार्टी से हट के जो है वो अपने व्यक्तिगत नहीं कर पाता है। लेकिन बार काउंसिल में तो आपका प्रैक्टिशनर लायर जाता है। भाई विधायक हो सकता है प्रैक्टिशनर लायर ना हो, वो विधि की उसके पास डिग्री हो सकती है, पंजीकृत अधिवक्ता हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो प्रोफेशनल ना हो। लेकिन बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश या बार काउंसिल आप इंडिया में जो जाता है वो तो अधिवक्ता होता है। आखिर वो क्यों नहीं इस बात के लिए जो बात आप कह रहे हैं, वो आखिर क्यों नहीं इस चीज़ के लिए उसके अंदर इच्छा? इसका सीधा एक कारण है इच्छा शक्ति का अभाव। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, हमको क्या जरूरत है इसमें इस विषय में पीछे पड़ने? नहीं, जब इतने फंड हैं वहाँ तो इच्छा शक्ति या इसमें कहीं न कहीं से जो है जो रुपए पैसे वहाँ हैं तो अब देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन कराए होंगे या जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था तो उसमें बहुत ही अल्प अमाउंट था, जो कि 500, 600, 800, 1000 इस तरह का अमाउंट लगता था वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए। आज वो धनराशि 16,000 से ऊपर की धनराशि हो गई है, वहाँ पर जो है जमा होता है पंजीकरण के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे उसकी तरफ जा रही हैं, व्यवसायीकरण की तरफ जा रही हैं। और मतलब चुन करके व्यक्ति जा रहा है तो वहाँ सिर्फ अपनी उन्नति के बारे में सोच रहा है और अधिवक्ता हित वहाँ गौण हो जा रहा है। अधिवक्ता हित वहाँ एकदम गौण हो जा रहा है, क्योंकि अगर हम सीधी तौर से अगर हम ये देखें कि हमारे जितने भी मृत अधिवक्ता हैं उनको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, किस तरह से चीज़, अब देखिए सीधे अभी इधर वर्तमान में ही देख लीजिए, कोरोना काल को लेकर के हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक रिट दाखिल की कि चूँकि कोरोना काल था बार काउंसिल में कि 2 साल से काम नहीं हुआ, इसलिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए बार काउंसिल का। उसमें बार सुप्रीम कोर्ट ने सीधे वापस कर दिया, कहा नहीं है आप ऑल इंडिया बार काउंसिल जाइए। अब ऑल इंडिया बार काउंसिल ने सारे प्रदेश के जितने भी बार काउंसिल्स थे उनको चिट्ठी लिखी है कि आप अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या कार्यकाल बढ़ाया जाए। अब ये बताइए कि अगर इसी तरह से संसद भी करने लगे कि भाई कोरोना काल था, 2 साल जो है काम नहीं हुआ, तो क्या ऐसा है कि 2 साल हमारा टेन्योर बढ़ा दीजिए, तो ये क्या उचित है, ये क्या विधि संगत है? विधि की सर्वोच्च संस्था जो बार काउंसिल है, अगर वही इस तरह का मनमाना काम करने लगेगी तो फिर तो हम नहीं समझते हैं कि कहाँ से विधि संरक्षित रहेगी। कहा नहीं जाता कि न्याय खाली होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि हमारा न्याय हो रहा है, तभी न्याय की व्यवस्था साकार स्वरूप ले सकती है और जनमानस में उसका एक अच्छा संदेश जा सकता है। बिल्कुल। तो बार काउंसिल पर नियंत्रण आखिर
क्या संविधान के दायरे में ही बार काउंसिल काम करती है? हाँ, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसका राज्यसभा उसका नियंत्रण जो है सरकार का या कानून का किस तरह से बार काउंसिल पर है? नहीं, बार काउंसिल पर से जो फंड आता है, फंड पर नियंत्रण खाली सरकार का है। बाकी चीज़ें तो बार काउंसिल अपने ढंग से करती है, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक इंस्टीट्यूट के तहत वो कार्य करती है और उसका नियंत्रण जो है ये तो बार काउंसिल में उच्च संसदन द्वारा होता है। चुने हुए अधिवक्ताओं के चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर सारी व्यवस्था का संचालन चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं या सरकार का भी प्रतिनिधि वहाँ कोई बैठता है? नहीं, वहाँ जो है सारी व्यवस्था का प्रतिनिधि सरकार हमारे ही लोग करते हैं। बस उसमें एडवोकेट जनरल जो होता है वो जो है होता है उसका उसका जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक उनकी रहती है। लेकिन है तो हमारे सीधे सीधे हमारे सारा नियंत्रण हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष का ही होता है उसमें। और बार काउंसिल के अध्यक्ष लोग या पदाधिकारी लोग अगर चाहें एकजुट होकर के अगर सरकार को इसके लिए विवश करें तो 3.5 लाख अधिवक्ता एक प्रदेश में मामूली चीज हस्ती नहीं है। लेकिन वो उसकी ड्यूटी क्या बनती है कि आज हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, ये काम नहीं हुआ इसलिए आज हम लोग हड़ताल पर, यहीं तक वो सीमित रह जाते हैं। अच्छा, अधिवक्ता हितों के संरक्षण की बात जो कही जाती है, तो बार काउंसिल के चुने हुए प्रतिनिधि अधिवक्ता हितों के संरक्षण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अभी तो मुझे इस विषय पर नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या उस पर आपका उत्तर दूं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है जो कि मैं उसको सकारात्मक कहूँ। तो ठीक है, अब उसको दिखाई देने के लिए ये भी हो सकता है कि चूंकि मैं वहाँ नहीं हूँ मुझे ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो जनमानस में आ रहा है उसमें मैं यही कहूँगा कि कोई अपने दायित्व का पूरा सकारात्मक रूप से जो है उसका निर्वहन नहीं किया जा रहा है, जिससे हम अधिवक्तागण को परेशानी हो रही है। मतलब एक संविध संस्था है और संविध संस्था का ये दायित्व है कि वो अधिवक्ताओं को उसके प्रोफेशन को रेगुलेट करे, उनके सारी व्यवस्था को अनुशासित रखे। ऐसी स्थिति में अगर वह अपने कर्तव्य पालन में कहीं से अपने आप को अक्षम पा रही है तो फिर इसके लिए किसको दोषी ठहराया जा सकता है? इसके लिए व्यवस्था को दोषी ठहराया जा सकता है। अधिवक्ता समाज इसके लिए दोषी हो? अधिवक्ता समाज को क्यों आप दोष देंगे? अधिवक्ता समाज तो इसलिए नहीं दोषी है कि ना वो कुछ दे, ना वो तो कुछ पा नहीं रहा, वो तो सिर्फ ठगा जा रहा है। वोट तो उसे वही देता है। वोट देने की जो है, देखिए हमारा राजनीतिक जो है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें ग्राम प्रधान से लेकर आप MP तक चले जाइएगा, खाली बार काउंसिल मत देखिए, तो भी गिव एंड टेक वाली स्थिति वाली होती है कि वोट कैसे मिलता है। अब मैं इस पर इस समय मत पूछिए हमें, लेकिन जो है कैसे मिलता है आप भी जानते हैं। कहीं न कहीं जो है सही प्रतिनिधित्व जो है नहीं पहुँच पा रहा है। अगर योग्य व्यक्ति चुन करके जाएँ बिल्कुल तो मुझे नहीं लगता कि जो है किसी तरह की भी कोई कमी रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक अधिवक्ता अपनी पीड़ा लेकर के अगर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अगर जाता है और जाने के बाद पता चले कि उसको तरह तरह की फीस वहाँ अदा करनी है और तरह तरह के तमाम सारे आर्थिक निर्बंधन हैं और एक तरह से एक पेनाल्टी जैसा। अरे इतना ही नहीं जितना आप कह रहे हैं पेनाल्टी, वो तो चलिए उसमें भी गवर्नमेंट। अभी आप एक कंप्लेंट किसी की करके देख लीजिए, एक दिन आपको इलाहाबाद बुलाया जाएगा, दूसरे दिन आपको फर्रुखाबाद बुलाया जाएगा, तीसरे दिन आपको गाजियाबाद बुलाया जाएगा, जहाँ जहाँ मीटिंग होगी तहाँ तहाँ आपको बुलाया जाएगा। आप कंप्लेंट करके पछताने लगेंगे कि क्या क्या कहाँ से कहाँ हमने इसमें जो है दे दिया जो है। अच्छा, ये व्यवस्था। अच्छा, अभी जो COP की बात को लेकर के तो ये क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ, देखिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एक व्यवस्था 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जो है उस पर जो है शुरू हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चूंकि इसमें कोई जांच नहीं होती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति, लगभग उनके पास कुछ ऐसा डाटा पहुंचा था जिसमें कोई भी व्यक्ति काला कोट पहन के कोर्ट में घुस जाता है। वो चूंकि तारीख लेने वाला काम जनरली मुंशी वगैरह लोग करते हैं, विधि का ज्ञान उसमें आवश्यक नहीं है, तो अगर वो कोट पहन के चले उसको भी वकील लोग मान लिया जाता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट की ये मंशा थी कि एक स्क्रूटनी हो जाए जिसमें कितने लोग LLB पास हैं और कितने हैं प्रैक्टिस एक्चुअली करने वाले हैं, कितने छद्म बेसी पैसे में घुस गए हैं, उसको वो अलग कर सके। तो इसके लिए उसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रूल वो किया था, और जिसके तहत जो पिछले बार काउंसिल के पहले जो हुआ था, लेकिन इसमें हमारे जो सदस्यगण हैं इसमें भी अपनी स्वांतः सुखाय की नीति को उन्होंने लागू कर दिया। सिर्फ 5 साल के लिए उन्होंने एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया उसमें COP नंबर से कि ये 5 ही साल के लिए वैध रहेगा, और उन्होंने रास्ता खोज लिया कि 5 साल के बाद हम हर 5 साल के बाद इसका रिन्यूअल करेंगे।
जितने लोग हैं। तो क्या ये प्रक्रिया सही नहीं है? ये प्रक्रिया, आप एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, एक आई कार्ड आपको जारी होता है, टिल रिटायरमेंट तक चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद भी जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक उसका लाभ लेते हैं, नहीं रहते हैं तो आपके बच्चे उसी कार्ड के आधार पर अपना जितना भी जो है उसका धनराशि वगैरह कंपनसेशन वगैरह होता है प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बार काउंसिल में अब देखिए कितनी गलत नीति है। 5 साल के लिए आपके कार्ड क्यों जारी करेंगे भाई? किस लिए आप 5 साल के लिए जारी करेंगे? सारे एसोसिएशंस हैं आपके पास, आप सारे एसोसिएशन के सदस्यों की लिस्ट रखे हैं अपने पास, सारी चीज़ें आपके पास, आप कंपनसेशन देते हैं। आप खाली इतना लीजिए बार काउंसिल के बार एसोसिएशन से, सारे प्रदेश के या देश के सारे बार एसोसिएशन से, कि भैया आपके यहाँ कितनी डेथें हुई हैं, कितने कंडोलेंस आपने किया, उसकी लिस्ट हमें साल भर में दे दीजिए, जिससे कि उसमें जितने लोग मरे होंगे, जितने लोग दिवंगत होंगे, उनकी लिस्ट आपके पास पहुंच जाएगी। उनका इनरोलमेंट आप कैंसिल कर दीजिए, बाकी जितने हैं वो तो है ही नहीं। ये बात उठी जैसे इस प्रक्रिया का जो विरोध हुआ, विरोध तो पैसे को लेकर के सहमति जो जताया अधिवक्ताओं ने तमाम सारे जो है, तो इसमें एक बात ये आई कि जैसे मान लीजिए कि अपने ही एसोसिएशन को आप ले लें, गोरखपुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन को, तो यहाँ जो अस्थाई आजीवन सदस्य हैं, अगर एक बार वो पैसा जमा कर देते हैं तो फिर उनको पैसा नहीं जमा करना होता है, फिर उनके रिन्यूअल की ऐसी प्रक्रिया कोई नहीं है, वो आजीवन सदस्य हैं। तो बार काउंसिल जब पंजीकरण करती है तो उस समय भी वो आजीवन सदस्यता का ही पंजीकरण होता है। लेकिन जो वास्तविक अधिवक्ता है वो चला जा रहा है इस नीति, इस वेरिफिकेशन के नाम पर। नहीं तो सीओपी जरूरी कितनी जरूरी है? अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि सीओपी कितनी जरूरी है? क्या नहीं, सीओपी तो देखिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अगर है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और हम लोग भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं। तो अगर न्यायालय ने कोई नीति निर्धारित कर दी है तो उस पर हमको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, हमें उसे मानना चाहिए। क्योंकि एज ए विधिवेत्ता या अधिवक्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि उस पर सवाल हमको नहीं उठाना चाहिए। उसकी मंशा, वो उसका कार्य, उस पर अनावश्यक फीस नहीं, अनावश्यक फीस उसका जो ली जा रही है। पिछले दफा जो हुआ था वो 100 रुपये जेन्युइन फीस थी, क्योंकि 25-30 रुपये उसकी बनवाई में लग जाते हैं, और 25-30 रुपये जो है पोस्टिंग चेक वगैरह में लग जाते हैं। शेष जो है 20-25 रुपये, जो 30 रुपये जो बचता है, वो जो कर्मचारी अधिकारी जो उसमें लगे हुए थे, जो उसको बनाने में उनका खर्च निकल आता है। तो वो एक जेन्युइन फीस थी 100 रुपये, चलिए उतना तो ठीक था, इसीलिए किसी अधिवक्ता ने उसका विरोध उस समय नहीं किया। लेकिन अब 5 साल के बाद जो रिन्यूअल किया जा रहा है, वो रिन्यूअल किया जा रहा है 500 रुपये आप दे दीजिए। किस आधार पर तार्किक है ये, और क्यों 500 रुपया लिया जा रहा है, ये मेरी समझ से परे है। अच्छा तिवारी जी, चूँकि हम लोगों ने काफ़ी लंबी बातचीत किया, आप की इच्छा है कि आप बार काउंसिल में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करें, तो इसके लिए आप किस तरह से एक सामान्य अधिवक्ता की जो पीड़ा है, अगर कोई ऐसा अधिवक्ता है जिसको अपने बार एसोसिएशन या अपने कचहरी में उसको कोई पीड़ा है, बार काउंसिल स्तर पर कोई पीड़ा है, तो उसके लिए आप कैसे उनके साथ, उनके कदम से कदम मिलाकर उनकी समस्याओं का समाधान आप कराएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो तो होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वो सारी चीज़ें अपने स्वतः अपने ज्ञान और अपने संकल्प के अनुसार मैं उसे करने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मेरी स्थिति ये रहती है, मैं ये अपने विचार में ये बना के रखा हूँ कि जो सामान्य अधिवक्ता जिस दिन से कोर्ट में आता है उस दिन से ही उसकी वो परेशानी शुरू होती है। उसके बैठने के स्थान निर्धारित नहीं होता है, उसमें उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसके बाद सीनियर्स जो मिलते हैं तो उनके साथ उनका सामंजस्य क्या बनता है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। दूसरी चीज़, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। अगर कुछ लोग, सभी लोग तो इस तरह से होते नहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से सभी सुदृढ़ हों, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब परिवार से होते हैं। तो उसकी लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, उसे अध्ययन के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें जो है उसकी प्राथमिक आवश्यकता के रूप में होती हैं। तो इसके लिए कम से कम तो ये निश्चित है कि 5,000 रुपये कम से कम जो है उसको मिलना चाहिए प्रति मंथ के रूप में 5 साल तक, जिससे वो अपने को एक इस्टेब्लिश कर सके, उसको ये लगे कि हमारे छत्र सर पर किसी का हाथ है, और जिससे हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें हमें ये सहयोग मिल रहा है, और हम अनाथ की तरह से अपना व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं बार और बेंच की बात करना चाहूँगा। जैसे ये कहा जाता है कि बार और बेंच का समन्वय, तो एक अधिवक्ता जब न्यायालय में विधि व्यवसाय करने जाता है तो उसमें जो बेंच का या जजेस का जो सहयोग है
वो किस हद तक और किस तरह से मिलना चाहिए कि अधिवक्ता उत्साहित हो, नया अधिवक्ता उत्साहित हो, और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो भी, उन्हें भी लगे कि हम बेंच हमारी सहयोग कर रही है और न्याय निर्णय सही तरीके से हो सकेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए ऐसा है कि इसका प्रयास न बेंच की तरफ से ही किया जाता है, कुछ सार्थक न बार की तरफ से ही किया जाता है। होना ये चाहिए कि महीने में कम से कम 1 या 2 बार एक सेमिनार का आयोजन होना चाहिए बार एसोसिएशन में की तरफ से भी या जजेज की तरफ से भी, जिसमें सम्मानित अधिवक्ता हों और जो है जज साहब लोग हों, मजिस्ट्रेट साहब लोग हों। जब तक समन्वय दोनों का नहीं रहेगा तब तक इसमें सफलता कुल नहीं। मिला करके जो है बैठने की जरूरत है, बैठने की महीने में कम से कम 1 बार 2 सेमिनार, कम से कम 1-2 सेमिनार तो जो है होना ही चाहिए। जजेज और वरिष्ठ अधिवक्ता या सारे अधिवक्ता एक साथ बैठें, उससे तो दोनों की समस्याओं का समाधान भी होगा और त्वरित समाधान और गतिरोध खत्म होगा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़। एक आखिरी सवाल चलते चलते मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो विधि व्यवसाय में जो आना चाहते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो विधि की शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी जो भ्रांतियाँ, जो आपने पहले बताया कि भ्रांतियों की वजह से लोग जो है थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ऐसा अभ्यर्थी, ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का जो विधि की शिक्षा प्राप्त कर चुका है और विधि व्यवसाय में आने से हिचक रहा है, तो वो बेधड़ल्ले से जो है, धड़ल्ले के साथ वो विधि व्यवसाय कर सके, तो किस तरह से आप उत्साहित करेंगे? देखिए ऐसा है ना कि अब व्यवस्थाएं बदल रही हैं। जो नए कारपोरेट युग में जो नए लड़के हैं वो इसकी तरफ, इस व्यवसाय की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हमें सावधानी ये बरतनी चाहिए कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस ओर जो आकर्षित हो रहे हैं, जो उसको अपना प्रोटेक्टिव संरक्षित करने के लिए जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इसमें आ रहे हैं, उस पर कैसे प्रतिबंध लगे, ये बहुत आवश्यक है। तभी इसकी सूचिता और इसकी जो है स्वीकार्यता समाज में बनी रह पाएगी। अन्यथा जो भारतीय संविधान के तहत जो ये एक अलग इसको निर्धारित मापदंड और सर्वोच्च स्थान दिया गया था, वो किसी भी प्रकार से जो है संरक्षित करने में फिर हमें इसमें असफलता ही मिलेगी। थोड़ा चलते चलते, चूँकि मैंने आखिरी सवाल पूछ लिया था, लेकिन एक और सवाल आपसे पूछ ले रहा हूँ। महिला अधिवक्ता जो आ रही हैं, उनका स्कोप क्या है जो है? देखिए महिला अधिवक्ताओं का बहुत स्कोप इसमें है। सबसे बड़ी चीज़ तो महिला तो घर संभालती है, और जब वो घर अपने परिवार में सारे अपने सदस्यों को संभाल रही है, तो अगर वो समाज को संभालने के लिए आगे आ रही, तो हम सबको मिल करके उसके लिए जो है ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए जिससे कि कहीं भी उसको ये न लगे कि हम अपने घर से अलग हटके हैं। सारे लोगों का ये दायित्व तो है कि अगर उनकी कोई समस्या है तो उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए और उस पर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आएँ समाज में, और इस तरह से जो है, चूँकि परिवार न्यायालय है, तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं, उसमें उनका अच्छा स्कोप है, मतलब व्यापक स्कोप है उसमें, और आने वाला जो भविष्य है वो बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है, अच्छे अवसर उन्हें भी मिल सकते हैं। बिल्कुल बेहतर। दर्शकों, आपने देखा कि संजय पत त्रिपाठी जी ने अपने जीवन वृत्त के साथ साथ जो विधि व्यवसाय है उसमें क्या कठिनाइयां हैं और किस तरह से उसका निवारण हो सकता है, और विधि के क्षेत्र में आने वाले युवाओं के लिए जो बेहतर अवसर है उसके बारे में आपको बेहतर तरीके से बताया है। निश्चित रूप से आप इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। तिवारी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों के लिए हमसे बातचीत किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।